ऐसा जी सर आ रही है। वेरीफाई कर दो, मैंने ग्रुप में लिंक भेज दिया। सर आपने आईडी भेजी है। यार तो लिंक और क्या होता है, लिंक उसी आईडी को कहते हैं। चलो बच्चों यार शुरू करते हैं। 6 बजे है ना हमारी क्लास, और हमने कल कहां तक पढ़ लिया था? सर वो बोर्ड वाला क्वेश्चन, बोर्ड वाला सवाल कर रहे थे, मैं कल वाली वही शीट निकालता हूँ। ये यहां तक पढ़ लिया था ना, तो तुम लोगों ने ये सवाल किया या नहीं किया? सर मेरे से चलो मैं करवा देता हूँ। बेटा सवाल को एक बार फिर से रीड करोगे जल्दी जल्दी? द प्रोपेलर अपना 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 बेटा सवाल एक बार फिर से रीड कर लो, अपना अपना रीड कर लो। बेटा सवाल एक बार फिर से रीड कर लो। ये सवाल है जी, द प्रोपेलर इज कैपेबल ऑफ प्रोपेलिंग द वाटर विद अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। How much mass of water would be propelled every second to achieve a forward force of 50,000 Newton on the propeller? अब मेरी बात सुने, प्रोपेलर जिस फोर्स के साथ वाटर को करेगा प्रोपेल, समझिए ये बात, ये वाटर को प्रोपेलर क्या करेगा, पीछे की तरफ, जब ये घूमेगा तो वाटर को पीछे की तरफ प्रोपेल करेगा। तो जितना फोर्स लगेगी वाटर के ऊपर उतना ही फोर्स लगेगी प्रोपेलर के ऊपर। कोई कंफ्यूजन? जितना फोर्स लगेगी वाटर के ऊपर उतना फोर्स लगेगी प्रोपेलर के ऊपर। अब हम देखते हैं कि अगली कहानी क्या है। तो अगली कहानी होगी F इज इक्वल टू M ओवर T इंटू V माइनस यू। पढ़ा हुआ ये फॉर्मूला हमने। अब मुझे बताओ U क्या होगा, इनिशियली वाटर स्टिल होगा या मूविंग होगा? 0 मीटर पर सेकेंड। V जो है वो है जिस स्पीड से आप प्रोपेल कर रहे हैं, दैट इज 50 मीटर पर सेकेंड। और हाउ मच mass of water should be propelled every second, यानी कि M over T is to be calculated. M over T is to be calculated. कॉपी हो गया? तो अब फॉर्मूला में अगर वैल्यूज पुट की जाए तो F हमें चाहिए 50,000, F हमें चाहिए 50,000 न्यूटन। M over T is to be calculated. V is 50, U is 0, इसको हम करेंगे सॉल्व तो ये हो जाएगा 50,000 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू M ओवर T। तो बेटा इसको सिंप्लीफाई करके जो हमें आंसर मिलेगा वो होगा 0 0 से कैंसिल, आई थिंक 1000 आ रहा है। तो M ओवर T कितना हो गया भरा जी? 1000 किलोग्राम पर सेकेंड। वजन ठीक हो गया बेटा, समझ आइए आपको? ये तुम मेरी वैल्यू गलत आ रही है। अच्छा चलो, बट तुम्हें कैसे पता कि ठीक है या गलत है? सर मैं बार-बार ट्राई कर रहा था, 1000 नहीं आ रहा था सर। लेकिन तुम्हें तो ये भी पता नहीं था कि आंसर 1000 है। सो देख लो कैसे? सर तो भाई ने तुम्हें कहा था 1000 आंसर है। हाँ बेटा बताओ। हाँ वासे? सर ये फर्स्ट स्लाइड है। हाँ बेटा ये बिल्कुल फर्स्ट स्लाइड है, अभी शुरू की है। अच्छा बच्चों अगली है सर। देखो, इफ M over T, if M over T is difficult to be found practically, ऐसी सिचुएशंस जहां पे M over T को प्रैक्टिकली फाइंड करना मुश्किल होगा। मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं। mass of air propelled cannot be found, वजह बताओ, as air cannot be captured. Agreed? बच्चों बताओ, हवा को कैप्चर करना पॉसिबल, तो क्योंकि हवा को, अच्छा कुछ सिचुएशन में कर भी सको तो कुछ सिचुएशन में नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद लिखो फाइंडिंग
m over t, finding m over t practically for a river, आप क्या कहते हो, है पॉसिबल या नहीं है बेटा? रिवर possible. प्रैक्टिकली नहीं है सर। बेटा समंदर या दरिया को लैब के अंदर लेके आ सकते हैं, मेरी बात समझ आ रही है? रिवर की बात होगी तो इट्स टू बिग, हमारे इंस्ट्रूमेंट इतने बड़े तो नहीं होते ना, तो कोई थ्योरेटिकल मेथड लगाना पड़ेगा, मेरी बात समझ आ गई? तो फाइंडिंग m over t practically for a river is not possible. Can I say that because of its size? Is not possible because of its size. तो जहां पे m over t प्रैक्टिकली फाइंड नहीं कर सकते, वहां पे कैसे फाइंड करेंगे? थ्योरेटिकली। जहां पे प्रैक्टिकली फाइंड नहीं कर सकते, वहां पे कैसे फाइंड करेंगे? थ्योरेटिकली। तो थ्योरेटिकली m over t कैसे फाइंड करेंगे? तो लिखो फाइंडिंग m over t finding m over t theoretically, finding m over t theoretically। तो आप यूं करें कि ये आपके पास एक पाइप है, इसको आप लेबल कर दें वाटर पाइप। अच्छा, मेरा एक सवाल है, अगर मैं ग्रेविटी को इग्नोर कर दूं और मैं एयर को भी इग्नोर कर दूं, तो पानी की स्पीड या वेलोसिटी चेंज होगी? इग्नोरिंग एयर एंड नो सर। ग्रेविटी। अगर मैं हवा को भी इग्नोर कर दूं और ग्रेविटी को भी इग्नोर कर दूं, तो पानी का जो फ्लक्स जाएगा वो ऐसे सीधा जाएगा। ये पानी का सीधा फ्लक्स हो जाएगा जब हम ग्रेविटी को और एयर को इग्नोर कर देंगे। इसको मैं कहता हूं जी वाटर फ्लक्स। बताएं इसकी जो स्पीड होगी, उसको आप u कहें, v कहें, जो भी कहें, क्या वो कांस्टेंट होगी या नहीं होगी? बेटा अगर हवा भी नहीं है और ग्रेविटी भी नहीं है, तो क्या स्पीड चेंज होगी? नहीं होगी ना। अब मेरी बात सुनो, अब कुछ चीजें हैं जो आपको समझने की जरूरत है, और चीजें हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप लिखें क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप। तो जितना होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप, उतना ही स्ट्रीम का भी क्रॉस सेक्शन होगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द स्ट्रीम, और चलें जी उसको हम कह देते हैं कैपिटल ए। क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वाटर स्ट्रीम इज इक्वल टू कैपिटल ए। कोई कंफ्यूजन? अगली बात ये लिखो कि लेट्स सपोज द स्ट्रीम travels a distance। क्या मैं डिस्टेंस को लेंथ कह सकता हूं? क्या मैं डिस्टेंस को लेंथ कह सकता हूं या नहीं कह सकता? क्विक आंसर। बिल्कुल कह सकता हूं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि स्पीड, यार पाकिस्तानी कौम को ना छितर मारने वाला कोई नहीं, कसम से ड्रामे खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। मैं बोला था कि साल, यार जिस तरह का ये साल गुजरा है, कोविड को देख लो, फिर पाकिस्तान के फाइनेंशियल हालात को देख लो, फिर 100 मसलों को देख लो, आजकल तो एज अ ह्यूमन सर्वाइवल इतनी मुश्किल हो गई है। सिर्फ अपनी नहीं, दूसरे बंदों को भी अगर देखो, मतलब अगर आप डी वॉटसन के बाहर जो इतने बैग और इतने गरीब लोग देखने के बाद बंदे को खाना नहीं होता, ठीक है, ये पता नहीं लोग पटाखे कैसे फोड़ लेते हैं।
स्पीड u इज इक्वल टू L ओवर T। देखो वो बेशक ड्रामा कर रहे हैं या असल में गरीब है, लेकिन आप पे तो इफेक्ट होगा ना। अच्छा, स्पीड इज इक्वल टू u इज इक्वल टू L ओवर T हो गया। सर वो हमारे जो सेंटर बना था फिर इतने सारे वेगल्स थे, हम बाहर निकलते तो अपने ना माँ बाप की कसम खा के फिर मारना शुरू। अब जो भी है, लेकिन बात यह है कि वो सच झूठ बोल रहे हैं, वो तो उनका मसला है, हमें तो इफेक्ट होगा ना। तो इतना गुर्बत और सब कुछ देखने के बाद बंदा खुश कैसे रह सकता है। स्पीड इज इक्वल टू L ओवर T लिख दिया। अब अगर मैं दोनों साइड्स पे एरिया को मल्टीप्लाई कर दूं, अगर आपने न्यू ईयर मनाना है तो अपने मुल्क के लिए कुछ बेहतर करो ना, कुछ नया करो। एरिया इंटू स्पीड इज इक्वल टू एरिया इनटू लेंथ ओवर टाइम। कोई कंफ्यूजन? अच्छा, मैंने एरिया से मल्टीप्लाई क्यों किया, मैं वजह बताता हूं। देखो मैंने कहा स्पीड इज इक्वल टू L ओवर T, अब मैंने दोनों तरफ एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया ना, इससे हमें फायदा क्या मिला। आप बताएं, क्या हम एरिया इंटू लेंथ को वॉल्यूम कह सकते हैं? यस और नो? एरिया इंटू लेंथ को क्या कह सकते हैं? वॉल्यूम। तो देखें, एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ over time is equal to volume over time। तो हमारे फॉर्मूला के हिसाब से हम कह सकते हैं कि एरिया को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं स्पीड के साथ, तो वो क्योंकि इक्वल आया था एरिया इंटू लेंथ ओवर टाइम के, तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि एरिया को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे स्पीड के साथ, तो हमें जो चीज मिल रही है वो है वॉल्यूम ओवर टाइम। क्या मिल रहा है? वॉल्यूम ओवर टाइम। अब आप एक हेडिंग लिखेंगे, लिखो वॉल्यूम फ्लो रेट। वॉल्यूम फ्लो रेट। वॉल्यूम फ्लो रेट होता है वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। क्या होता है? वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। और उसका फॉर्मूला अभी हमें पता चला है, क्या? वॉल्यूम ओवर टाइम इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाइड बाय स्पीड। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल कर लें तो इट्स बेटर। एग्जांपल लिखें कि अ पाइप या अ वाटर पाइप, a water pipe has a cross section of 20 centimeter square. A water pipe has a cross section of 20 centimeter square. Water is ejected. Water is ejected with a speed of 50 meter per second. सवाल लिख दिया यहां तक। Water is ejected with a speed of 50 meter per second. Find volume of water. Find volume of water ejected in every second। वहां से तुम्हें सवाल समझ आ गया? जी सर। तो बेटा ये सवाल किसका है? वॉल्यूम फ्लो रेट का। तो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम को हम कहते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वॉल्यूम पर सेकंड पाइप में से कितना निकल रहा है। तो इसके लिए हम अब सॉल्व करते हैं। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ओवर टाइम इज इक्वल टू, लिखो, क्रॉस सेक्शनल एरिया multiplied by the speed. If we multiply the cross-sectional area and the speed, so what we'll get is the volume flow rate. Yes or no? तो बेटा इसका जो आंसर बनेगा वो होगा वॉल्यूम ओवर टाइम इज इक्वल टू
क्या बनेगा इधर से? क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर ना। तो 20 और सेंटीमीटर स्क्वायर को जब कन्वर्ट करेंगे मीटर स्क्वायर में, ये देखें 1 सेंटीमीटर इज 10 पावर -2 meters. 1 centimeter square is 10 power -2 meter का square. So 1 centimeter square will be equal to 10 power -4 meter square. कोई कंफ्यूजन इसमें? अच्छा आप देखें 20 into 10 power -4 और बेटा स्पीड कितना बनेगी ये बताएं? स्पीड with which water is ejected is 50 meter per second. तो बताओ जरा क्या आंसर आ गया? 0.1 लग रहा है मुझे तो। वासे 0.1 मीटर क्यूब पर सेकेंड। यह तो की यार बताओ जरा 0.1 है आंसर? या तो की 0.1 है आंसर या नहीं? जी सर 0.1 आंसर आ रहे। ठीक है बेटा, अब अगली एग्जांपल लिखो, बल्कि नहीं इसके आगे कुछ थ्योरी का पार्ट है, पहले वो लिखेंगे। लिखो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ओवर टाइम। क्या मुझे बता सकते हैं डेंसिटी और वॉल्यूम का प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों? क्या मुझे बता? मैस। हाँ, ये होगा मैस ओवर टाइम। तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम हो जाएगा मैस। तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ओवर टाइम इज मैस ओवर टाइम। तो बस हमें मैस फ्लो रेट पे मिल जाएगा इस तरह। तो m ओवर t इज इक्वल टू डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम ओवर टाइम। मेरा एक सवाल है आपसे, क्या मैं वॉल्यूम ओवर टाइम की जगह एरिया इनटू स्पीड पुट कर सकता हूं जिस तरह हमने ऊपर किया था? डेंसिटी इनटू एरिया इनटू स्पीड। जब एरिया और स्पीड को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा वॉल्यूम पर सेकंड। वॉल्यूम पर सेकंड को जब मल्टीप्लाई करेंगे डेंसिटी के साथ तो हमें मिलेगा मैस पर सेकंड। कोई कंफ्यूजन? आइडिया समझ आ गया? चलें अब इसके छोटे मोटे सवाल करके फिर मुश्किल सवाल करेंगे, लेकिन पहले इस पे हमने मेथड पे हाथ बिठाना है कि आपको करना आ जाए। तो इसकी एक एग्जांपल लिखें। सबसे पहले तो एग्जांपल लिखें कि लिखें अ पाइप ejects oil of density 500 kilogram per meter cube with a speed of 20 meter per second. Cross section of the pipe is 10 centimeter square. Find mass of oil ejected every second. वहां से आपको सवाल समझ आ गया? जी सर आगे। A pipe ejects oil of density 500 kilogram per meter cube with a speed of 20 meter per second. Cross section of the pipe is 10 centimeter square. Find mass of oil ejected every second. तो बेटा इसका जो हम फॉर्मूला लगाएंगे वो होगा, लिखें m over t is equal to density into area into speed। वहां से यही फॉर्मूला सीखा है या कोई और फॉर्मूला? सर यही सीखा है। तो फिर फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। m over t will be equal to, बेटा डेंसिटी की जगह पे आ जाएगा 500। जी बेटा एरिया पे आ जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर और स्पीड 20 है। 10 into 10 power -4 और बेटा स्पीड है 20। तो वहां से इसको कैलकुलेटर में डाल के बताओ आंसर क्या आ गया।
आई थिंक 1 आवर है, आई थिंक 1 आवर है। एग्रीड? सर 1। जी बेटा 1 आवर है, वेरी गुड। अच्छा अब एक और एग्जांपल, अब तुम्हें समझ आ गई कि थ्योरेटिकली एम और टी कैसे फाइंड करेंगे। चलो एग्जांपल लिखो, लिखो अ टरबाइन हैज a cross section a turbine has a cross section of 20 meter square, air with density 22.4 decimeter cube, sorry 22.4 kilogram per decimeter cube, बल्कि रुको, मीटर क्यूब, 22.4 kilogram per meter cube hits the turbine with a speed of 100 meter per second. Find mass of air hitting the turbine every second. तो यू हैव टू टेल कि कितना मैस एयर का टरबाइन को हिट करेगा हर सेकंड में। वासे सवाल समझ आ गया? जी सर आगे। तो बेटा इस केस में फिर जो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा वो होगा m/t इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू एरिया इनटू स्पीड। हाँ, डेंसिटी इनटू एरिया इनटू स्पीड। जी बेटा आप बताएं, जी बेटा आप बताएं। चले जी बच्चों, हो गया कॉपी? अच्छा अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। m/t विल बी, बेटा डेंसिटी की जगह पे आ जाएगा 22.4, एरिया की जगह पे आ जाएगा 20 मीटर स्क्वायर, और बेटा स्पीड की जगह पे आ जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड। इसकी कैलकुलेशन कर वासे कितना? 44,800 आंसर आ रहा है। 44,800 किलोग्राम इन एवरी सेकेंड। हाँ बेटा बताओ। तो इसमें एरिया के साथ into 10 - 4 ना वो इसलिए नहीं कि यूनिट देखो, यूनिट देखो ना, इट्स ऑलरेडी इन मीटर स्क्वायर, यहाँ पे यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है ना, पहले से मीटर स्क्वायर में। अच्छा बेटा अगला एग्जांपल लिखो, लिखो एयर ऑफ डेंसिटी, air of density 1 kilogram per meter cube hits a turbine with a speed of 20 meter per second and loses all of its kinetic energy on hitting the टरबाइन। तो टरबाइन को हिट करने के बाद एयर अपनी काइनेटिक एनर्जी क्या कर देती है? लूज कर देती है। ये आपको चीज बताई हुई है। अच्छा अब जो है लिखो एरिया ऑफ टरबाइन इज, एरिया ऑफ टरबाइन इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ टरबाइन इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन का ए पार्ट लिखो, फाइंड mass of air hitting the turbine every second। तो बेटा आपने ये बताना है कि हर सेकंड में
कितना एयर का मास टरबाइन को हिट करेगा। तो फाइंड मास ऑफ एयर हिटिंग द टरबाइन इन एवरी सेकेंड, यानी कि आपको फाइंड करना है m ओवर t। तो m ओवर t का हमने क्या फॉर्मूला सीखा है? डेंसिटी into area and speed इनटू हिटिंग स्पीड। तो बेटा हवा की जो डेंसिटी गिवन है वो तो है, यहां तक बात समझ आ गई। अब इस फॉर्मूले पे हाथ बैठ गया। चलें, डेंसिटी है 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एरिया है जी आपका हवा का, उसका जो हिट का टरबाइन का एरिया, वो कितना है बेटा? एरिया बताओ। हाँ, so 100 into 10⁻⁴ 10⁻⁴ ये एरिया हो गया। और जिस स्पीड से हिट कर रही है वो है जी आपके पास 20। वहां से यार इसका आंसर 0.2 आ रहा है। बच्चों बताओ। .2 आ रहा है या कुछ और आ रहा है? 0.2 किलोग्राम ऑफ एयर इज हिटिंग द टरबाइन इन एवरी सेकेंड। अब आप आ जाएं क्वेश्चन के बी पार्ट पे। बी पार्ट में आपने बताना है कि फाइंड एवरेज फोर्स, find average force on the air due to the turbine। तो टरबाइन जो है वो हवा पे कितना फोर्स लगा रही है, उसके लिए जो आपको चीजें चाहिए, m ओवर t चाहिए, u चाहिए और v चाहिए। तो वहां से m ओवर t कितना है जो हमने फाइंड किया बेटा? 0.2 kilogram per second। तो बेटा 0.2 किलोग्राम ऑफ एयर इज हिटिंग द टरबाइन इन एवरी सेकेंड। डन। अच्छा बताएं u कितना है? u है ना 20 meter per second। हवा हिट करने के बाद रुक रही है या हिट करने से पहले? विंड का सवाल है। यू कितना होगा? v0 होगा ना। इट लूजेस ऑन हिटिंग द टरबाइन। समझिए ये बात। यहां पे अब v0 होगा, विंड का सवाल है ना। तो u है जिस स्पीड से वो हिट कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड। तो फोर्स का आंसर नेगेटिव आएगा क्योंकि एयर पे फोर्स होगी बैकवर्ड। तो F, ये फॉर्मूला जो हम लगाते हैं ये हवा पे फोर्स कैलकुलेट करता है। हवा का कितना मास 1 सेकंड में हिट करेगा, हवा की फाइनल स्पीड क्या होगी, हवा की इनिशियल स्पीड क्या होगी? v माइनस यू हमेशा। m over t is 0.2 किलोग्राम पर सेकेंड। बेटा फाइनल वेलोसिटी ऑफ एयर इज 0 एंड इनिशियल वेलोसिटी इज 20। वहां से इसका आंसर बताओ क्या आ जाएगा? -4 ना। -4 आ जाएगा, -4 न्यूटन। नेगेटिव की रीजन इट इज बैकवर्ड फोर्स ना, क्योंकि ये फोर्स बैकवर्ड फोर्स है। आई विल लाइक कि आप टरबाइन और हवा की ना एक ड्राइंग बना के दे दो और उस पे फोर्सेस रिप्रेजेंट कर दो। तो लेट्स सपोज अगर आप टरबाइन का एक सिंपल सा मॉडल बनाओ तो दिस इज द टरबाइन। अब इस टरबाइन को आके हवा हिट कर रही है। ये हवा ने इस टरबाइन को क्या किया? हिट किया। उसके बाद हवा रुक जाती है। तो हवा पे फोर्स कितना है? तो यूं करते हैं ना, ये है फोर्स ऑन एयर और ये फोर्स ऑन टरबाइन। कोई कंफ्यूजन? बेटा आती है बात समझ? फोर्स ऑन एयर एंड फोर्स ऑन टरबाइन। तो बेटा फोर्स ऑन एयर जो है वो हमें मिल रही है कितना? -4 न्यूटन, क्योंकि पीछे की तरफ है ना। तो टरबाइन पे होगी +4 न्यूटन। वजह उसकी ये है कि हम इसको डील कर रहे हैं एज अ एक्शन रिएक्शन पेयर। एक्शन और ये फिर क्या हो गया उसका? रिएक्शन। वहां से पूरी बात समझ आ गई बेटा आपको? जी सर। बेटा कोई कंफ्यूजन यहां तक? चलें अब इसके आगे। ये था जी फ्लूइड पे फोर्सेस, और आई थिंक आपको आइडिया समझ आ गया होगा। आ गया या नहीं आया?
चलें, अब आप अगली हेडिंग लिखो। लिखो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बेटा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में आप लिखेंगे कि एवरी एक्शन on an object, every action on an object has an equal, opposite, simultaneous and inline reaction of same type। तो हमने क्या लिखा? Every action on an object has an equal, opposite, simultaneous and inline reaction of the same type on the other object, causing the action। तो हमने इस स्टेटमेंट में कुछ चीजें सीखी। पहली बात हमने ये सीखी कि हर एक एक्शन का एक रिएक्शन होता है, ठीक है। दूसरी बात हमने ये सीखी कि एक्शन एक ऑब्जेक्ट पे होगा और रिएक्शन दूसरे ऑब्जेक्ट पे होगा। एक बात ये सीखी कि रिएक्शन उस पे होगा जो एक्शन कॉज करेगा, और एक बात हमने ये सीखी कि रिएक्शन और एक्शन होंगे इक्वल, अपोजिट, सिमल्टेनियस, इनलाइन और सेम टाइप, ठीक है जी। तो ये डेफिनेशन जो आपने लिखी ना न्यूटन थर्ड लॉ की, ये बहुत प्रिसाइज डेफिनेशन है, आपने इसी को याद करना है। ये नहीं करना एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, सारी प्रॉपर्टीज लिखनी है, यही आपने याद करना है। कॉपी हो गया? उसके बाद अगली बात पे आ जाओ। लिखो एक्शन and reaction have following properties। एक्शन और रिएक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं which will always apply। एक्शन एंड रिएक्शन have following properties। पहली प्रॉपर्टी लिखो they always act on two different objects, और एक्शन एंड रिएक्शन तो आपने ये समझना है कि जब एक्शन और रिएक्शन इन्वॉल्व होंगे तो दो ऑब्जेक्ट भी लाजमी इन्वॉल्व होंगे। एक्शन एंड रिएक्शन cannot act on a single object। एक्शन और रिएक्शन कभी भी सेम ऑब्जेक्ट पे एक्ट नहीं कर सकते। आइडिया समझ आ गया? तो जब एक्शन और रिएक्शन होगा तो ऑब्जेक्ट हमेशा दो होंगे, एक ऑब्जेक्ट पे नहीं हो सकता। कोई कंफ्यूजन? दूसरी प्रॉपर्टी लिखो नंबर टू लिखो एक्शन एंड रिएक्शन आर, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको फुलफिल करेंगे, आर इक्वल, दे मस्ट बी इक्वल, दे मस्ट बी अपोजिट, दे मस्ट बी इन लाइन। उनका इक्वल होना, उनका अपोजिट होना और उनका इन लाइन होना इज कंपल्सरी। कोई कंफ्यूजन बेटा? कोई कंफ्यूजन इसमें? एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल, दे आर अपोजिट एंड दे आर इन लाइन। अगली प्रॉपर्टी नंबर 3 लिखो एक्शन एंड रिएक्शन
अच्छा बताओ, एक्शन पहले होगा या रिएक्शन पहले होगा? गलत रिएक्शन ना, एक्शन और रिएक्शन पहले बार में होते ही नहीं है, दे आर सिमल्टेनियस। यानी कि एक्शन और रिएक्शन को हम डिफाइन नहीं कर सकते। एक्शन रिएक्शन बन सकता है, रिएक्शन एक्शन बन सकता है, आगे पीछे होते ही नहीं है, सेम टाइम पे होते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन आगे पीछे नहीं होते, कब होते हैं? आर सिमल्टेनियस। सिमल्टेनियस का मतलब दे आर साइड बाय साइड। कोई कंफ्यूजन? अच्छा, नंबर 4 लिखो। लिखो एक्शन। वहां से तुम्हें समझ आ गई कि पहले बाद में नहीं होते, दोनों कैसे चलेंगे? साथ साथ चलेंगे। क्लियर बेटा? यस सर, क्लियर है। नंबर 4, एक्शन एंड रिएक्शन आर सेम टाइप ऑफ फोर्सेस। तो इनकी टाइप ऑफ फोर्सेस क्या होती है? सेम होती है। अच्छा, इस लॉ को समझने के लिए ना, अगर आप इसकी एग्जांपल्स को समझेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो आपको मिस्टेक्स कुछ पॉइंट आउट करनी है। टाइम हम बस 45 तक छोड़ेंगे ना, पूरा टाइम। क्वेश्चन लिखो, पॉइंट आउट द मिस्टेक्स इन दी फॉलोइंग। अच्छा बच्चों, आई थिंक अभी टाइम हो गया है, तो ये मिस्टेक्स वाला पार्ट मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। हमारे अगले वीक में डायनामिक्स ही चलेगा, और डायनामिक्स के बाद हम सीधे जाएंगे वेव्स और इलेक्ट्रिसिटी पे। वंस वी आर डन विद वेव्स एंड इलेक्ट्रिसिटी, फिर आपका फिजिक्स इजी हो जाएगा, क्योंकि मेन टॉपिक जो मुश्किल होते हैं या वेव्स एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगले वीक में डायनामिक। क्लास है। हाँ भाई बताओ, वीकेंड पे क्लास करें या ना करें इस वीकेंड पे? ये वाला संडे ऑफ रखो, ये वाला संडे ऑफ रखो बेटा, ये वाला संडे ऑफ जाएगा, नेक्स्ट संडे से क्लास हुआ करेगी। चलो बच्चों, टेक केयर, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।